नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। आज एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। बीजेपी नेता अपर्णा के पति थे प्रतीक यादव। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया। मुलायम सिंह के छोटे बेटे थे प्रतीक यादव। लखनऊ के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। उन्होंने आज लखनऊ के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि प्रतीक यादव को क्या समस्या थी। फिलहाल अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और 2 बेटियों को छोड़ गए। प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही नेताओं और जान पहचान वालों का लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रतीक की तबीयत देर रात बिगड़ती शुरू हो गई। रात में प्रतीक को थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनके निधन की सूचना सामने आई। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया और एक्स पर ट्वीट किया। में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण क्या निकला है मौत का कुछ? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? ये कहा जा रहा था कि वो उनको लंग क्लॉट भी हुआ था और उसका इलाज चल रहा था, तो क्या ये कारण हो सकता है या फिर हार्ट अटैक है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव आए थे। अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया और ये कहा है कि प्रतीक की इतनी कम उम्र में चले जाना ये अपने में एक बहुत शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि प्रतीक बचपन से ही अपने शरीर, अपनी हेल्थ को लेकर के काफी कॉन्शियस रहते थे और लगातार उनका ये प्रयास रहता था कि कैसे खुद को फिट रखा जाए। और एक ऐसा लड़का था जो अपने बल पर, अपने पैरों पर कुछ करना चाहता था। प्रतीक ने वो किया भी है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तभी उसके बाद कुछ पता चलेगा कि ये नेचुरल डेथ है या मौत का कारण कुछ और है, क्योंकि जब सिविल अस्पताल ले आया गया था तो उस दौरान प्रतीक यादव का शरीर देख करके डॉक्टर्स की टीम ने ये कहा था कि कुछ ऐसा है जो पॉइजन जैसा लग रहा है और इसी वजह से अब पोस्टमार्टम के लिए इस बॉडी को भेजा गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम जो है वो अभी चल रहा है। और अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई है, लगभग 2 महीने पहले, और उस समय भी मैं ये कह रहा था कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखो और अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। मतलब दोनों भाइयों के बीच में जो स्थिति थी वो काफी हद तक बेहतर थी। दोनों किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं था। प्रतीक जब भी अखिलेश मिलते थे तो पैर छूते थे। तो पारिवारिक कलह किस तरीके की थी, क्योंकि अपर्णा यादव से प्रतीक यादव का जो मामला था वो बहुत अच्छा नहीं था। दोनों के बीच जो दाम्पत्य जीवन था वो बहुत। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप भी बता रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं अस्पताल। इस समय अस्पताल में परिवार के और कौन कौन से सदस्य मौजूद है? साथ ही ये भी खबर थी कि अपर्णा जी जो हैं असम में थी सीएम योगी के साथ दौरे को लेकर या किसी कार्यक्रम में, तो क्या वे लखनऊ पहुंच चुकी हैं? वो कब तक पहुंचेंगी? अभी अपर्णा यादव नहीं आई हैं। अपर्णा यादव अभी नहीं पहुंची है राजधानी लखनऊ। फिलहाल अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के साथ की अगर बात की जाए तो अपर्णा यादव के भाई जो हैं वो भी मौजूद हैं वहां पर और वो भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ और जो मित्र हैं अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के, वो भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि ये पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हो जाए और पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट निकल कर आती है ये सबको कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट का इंतजार है कि क्या रिपोर्ट में निकल कर सामने आता है। लेकिन इस खबर से कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ और समाजवादी पार्टी के जो भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव ने भी पूरे मामले पर दुख जताया है, वो भी काफी दुखी हैं। शिवपाल यादव प्रतीक यादव को अपनी गोद में खिला चुके हैं और अब प्रतीक यादव जब उनके नहीं है तो वो भी काफी बहुत उदास और बहुत ही परेशान दिख रहे हैं पूरे घटना को लेकर के। ये बहुत ही बड़ा झटका है
ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए अस्पताल के बाहर जैसा कि हम तस्वीरों में भी लगातार देख रहे हैं, भारी संख्या में जुटने वाले समर्थकों के और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? देखिए प्रशासन, क्योंकि मामला वीवीआईपी है तो सिविल अस्पताल से लेकर के जेएमयू जहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है दोनों ही जगहों पर पुलिस के चाक चौबंद करता है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए लगातार कोशिश की जा रही है। और रिश्तेदार और जो भी दोस्त हैं उनका मजमा जो है वो इस वक्त बना हुआ है। पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये एक बड़ा अपडेट है। अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं किया गया है। आज सवेरे ही प्रतीक अपने घर में मतलब जो थे वो पाए गए थे और पोस्टमार्टम हाउस से अखिलेश यादव निकल चुके हैं, लेकिन अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। तो जब शुरू होगा उसके बाद ही कुछ कह पाना होगा कि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कोई जानकारी मिल रही है कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार उसको लेकर कोई अपडेट मिला है? क्या पार्थिव शरीफ को पैतृक गांव सफाई ले जाया जाएगा या लखनऊ में ही होगा? जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, पोस्टमार्टम के बाद सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती, जब तक अपर्णा यादव नहीं आ जाती, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि उनका पार्थिव शरीर राजधानी लखनऊ में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर गांव ले जाया जाएगा, जो उनका पैतृक निवास है वहां ले जाया जाएगा सैफई। ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि जो अभी अपर्णा यादव का इंतजार किया जा रहा है, अपर्णा यादव अभी शहर से बाहर है, वो पहुंची नहीं है। वो जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद आगे की प्रक्रिया और पोस्टमार्टम जब कंप्लीट हो जाएगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट के बाद ही कुछ आगे की प्रक्रिया उसमें निकलकर सामने। जी, जैसा कि नितिन हम भी जानते हैं और आप भी बता रहे हैं कि अपर्णा यादव जो हैं वो पहुंचने वाली हैं। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कुछ महीनों पहले ही, जैसा कि जनवरी 2026 की अगर हम बात करें, तो प्रतीक और अपर्णा यादव के बीच तलाक की खबरों ने काफ़ी जोर पकड़ा था। तो फिर उन्होंने लिखा कि ऑल इज गुड का पोस्ट उन्होंने डाला था। हाँ बिल्कुल, ये 19 जनवरी 2026 का मामला है, जब प्रतीक यादव ने ये कहा था कि जाहिर सी बात है, उन्होंने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे और इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने लिखा था कि वो अपनी पत्नी से परेशान हो चुके हैं। और ये भी लिखा था कि ब्रोक माई रिलेशनशिप विद माई mother, broke my relationship with my father, broke my relationship with my brother, wants to be only famous. और इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये भी लिखा था कि biggest liar that I have seen in my life, I saw to my child, biggest selfish interested person I have ever seen. तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो था वो प्रतीक यादव ने किया था। ये भी कहा कि पिता से, भाई से, माँ से, सबसे अलग करवा दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के। हालांकि कुछ समय बाद फिर प्रतीक यादव का एक वीडियो आता है और वीडियो में वो वीडियो की तारीख 28 जनवरी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है हमारे बीच, और जो भी इस पूरे मामले को लेकर के नाखुश हैं, नाराज हैं, उनको जवाब मिल चुका है और हम अब हमारे बीच किसी भी प्रकार की कोई भी विवाद नहीं है। इस तरह की बात जो थी प्रतीक यादव, तो कुल मिलाकर के पहले विवाद फिर थोड़े दिन बाद सुलझ जाना, ये अपने से एक बड़ा दावा जो है वो बेहतर हैं, भी स्थितियां बेहतर हैं या नहीं बेहतर हैं। ये चलिए ठीक है नितिन जी, आप नजर बनाए रखें, आपके पास फिर से एक बार जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रतीक को बचपन से देखा है और उनके जाने से परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है। साथ ही अखिलेश यादव ने बताया कि परिवार और कानून जो निर्णय लेंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ और वो आज हमारे बीच नहीं। स्वाभाविक है कि जो कानूनी जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी
लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग। सीएम योगी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए समस्त और अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राज्य की प्रशासनिक तैयारियों, आपूर्ति व्यवस्था और संभावित आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सतर्क रहने और विभागीय समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकार ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और आवश्यक कदम समय पर उठाने पर जोर दिया। अयोध्या के शहादतगंज क्षेत्र में गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक और नगर निगम के सफाई वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अयोध्या के शहादतगंज क्षेत्र में गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक और नगर निगम के सफाई वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये करंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहादतगंज के पास में हुआ था। वहाँ ट्रक से किसी वाहन से एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर 4 लोग चोटिल हो गए थे। एक तत्काल डेथ हो गई थी, अजय कुमार, वो मर्चरी में बॉडी रखी गई थी, पीआई भेज दिया गया है। और 2 चोटिल थे जिनको कि यहाँ से उनके परिजन आ गए थे लखनऊ के लिए। यहाँ दर्शन के लिए रेफर किया जा रहा था, लेकिन वो लखनऊ अपने लिए गए अपने वाहन से। एक को हल्की फुल्की चोटी थी, जिसको यहाँ पर सुई दवाई करके उनको वापस कर दिया गया। मतलब ये जो लखनऊ रिफर हुए तो गंभीर हैं? हाँ, लखनऊ रिफर हुए हैं? हाँ, गंभीर है ना? गंभीर है, गंभीर हालत में है। जब ये पहुँचे हैं तो हाँ, क्या गंभीर था मामला? हाँ, एक तो ऑन स्पॉट डेथ हो गए थे, ब्रॉड डेड आई थी एक बॉडी, अजय कुमार 40 साल उम्र, और ब्रजेश और ये पुष्पेंद्र, ये लोग गंभीर चोटिल थे। तभी इनको रिफर संदर्भित करने की जरूरत थी। तो घटना थी ये 6 बजे के आसपास की। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए। उन्होंने अखिलेश यादव से राजकुमार भाटी को पार्टी से निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान सपा मुख्यालय पहुंचे पुलिसकर्मियों से उनकी नोकझोंक भी हुई। सीतापुर में लूट के प्रयास के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें विक्रेता का सहयोगी घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। 10:15 बजे करीब शाम को सिमरान के पास एक शराब की दुकान है, उसके सेल्समैन अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे घर पे। उनके साथ बाइक पे पास में ही एक कैंटीन है, उसका लेबर सुरजीत भी बैठा था। और दुकान से थोड़ी दूर आगे जाने पे सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। इनकी बाइक को रोका और इनको डंडा मारा और इनसे जो है इनके बताए अनुसार 40-50 हज़ार रुपये था, उसको ले लिया। और उसी दौरान उन्होंने चीना झपटी में फायरिंग भी किया। जो पीछे बैठे व्यक्ति जो कि कैंटीन के लेबर है सुरजीत, उसके पैर पे छूते हुए निकल गई है। और इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी किया गया है। देवरिया में यूपी पुलिस को गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। थाना बनकटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 गौवंशीय पशुओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान गुड्डू और शबरुद्दीन के रूप में हुई है, जो पशुओं को बिहार के सिवान में बेचे जा रहे थे।
पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में 2 अन्य आरोपी भी शामिल है, जिनकी तलाश जारी है। मामले में गौ निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 12/5 को समय करीब 1:30 बजे सुबह रामपुर बुजुर्ग थाना बनकटा के ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति 4 गोवंशीय पशुओं का तस्करी कर बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना बनकटा पुलिस द्वारा मौके से 2 व्यक्तियों गुड्डू पुत्र इसहाक खां तथा शबरुद्दीन पुत्र भरत निवासी भटई रामपुर बुजुर्ग को हिरासत में लेते हुए 4 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि गोवंशों को गुड्डू शाह निवासी भड़सर थाना बनकटा के कहने पर बिहार में मेठा निवासी बंगड़ा जिला सिवान के पास ले जा रहे थे। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के कल्याणपुर मकड़ीखेड़ा ब्लिंकिट स्टोर के बाहर डिलीवरी बॉय और पार्टनरों ने जोरदार हंगामा किया। आईडी होल्ड और भुगतान से नाराज कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी, वॉशरूम और आईडी अनहोल्ड की मांग की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। हम लोगों का टाइमिंग का इशू है, जो हम लोग सुबह 6 बजे से आते हैं और उसमें से 15 16 घंटे काम करके बस 500-600 का पे आउट मिलता है और टाइमिंग बहुत ख़राब है। अगर बंदा इतने घंटे काम करेगा तो फिर वो क्या घर पे क्या टाइम देगा, अपना खाना पीना क्या खाएगा, वो कैसे रह पाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है फिर उसको ये होता है कि आ नहीं रहे, तो सबकी आईडी बंद कर दी गई है। यहाँ पे कोई राइडर काम नहीं कर पा रहा है। कितने लोगों की आईडी बंद करी गई? यहाँ पे कितने लोगों 70 से 80 लोगों की सबकी आईडी बंद कर दी गई है। और जो यहाँ पे भी अभी जो अधिकारी आए थे वो बोल रहे थे कि हम ये आपकी सुविधा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर सकते। जब आप हमारा समाधान नहीं कर सकते हो तो आप अपनी नौकरी छोड़ दो ना। जब हमारा समाधान ही नहीं कर सकते क्यों बैठे हो यहाँ पे। अब खबर झांसी से है, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कंपोजिट विद्यालय सीपरी बाजार का निरीक्षण किया और बच्चों के बीच खुद शिक्षक बनकर पढ़ाया। उन्होंने हिंदी और गणित की क्लास लेते हुए विद्यार्थियों से प्रश्न हल करवाए और सही उत्तर देने पर चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया। डीएम ने मिड डे मील, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया तथा रसोई में पंखे लगाने के निर्देश दिए। उनका ये मानवीय और प्रेरणादायक अंदाज पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में हुए विजय चौरसिया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि 1 लाख रुपए के ब्याज विवाद में विशाल गुप्ता ने गोली मारकर हत्या की। 4 टीमों की कार्रवाई में आरोपी को गंगा बैराज क्षेत्र से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तमंचा और स्कूटी बरामद की है। एडीसीपी पूर्वी शिवाज सिंह ने बताया कि आरोपी को शरण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कि व्यापारी विजय चौरसिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जो अभियुक्त था विशाल गुप्ता, वो तभी से फरार था और इस संबंध में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो फीलखाना थाना में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई थी और तभी से हमारी पुलिस की टीम विभिन्न जगहों पर दबिश दे रही थी। इसके संबंध में जब अभियुक्त का पीछा किया गया उससे पूछताछ करने के लिए, तो अभियुक्त मेन रोड से उतरकर एक खड़ंजे की तरफ उसने स्कूटी उतार ली और जहां पर उसकी स्कूटी गिर जाती है, उसके बाद अभियुक्त झाड़ियों में पनाह लेने के लिए भागता है और उस पुलिस पर फायरिंग भी करता है। तो जवाबी पुलिस फायरिंग में अभियुक्त घायल हो जाता है और उसके बाद अभियुक्त को हैलेट हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेजा गया। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित स्टार हेरिटेज में शादी समारोह के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। पुरानी रंजिश के चलते की गई गोलीबारी में 2 युवक और एक बच्चा घायल हो गया। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं मामले की जांच जारी है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अभी जस्ट कुछ समय पहले ही यहाँ पे जो स्टार हेरिटेज मैरिज हॉल है, यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली है। मौके पे थाना की फोर्स मेरे द्वारा भी अभी यहाँ पे पहुँच के सीओ साहब भी यहाँ पहुँचे थे। घटना को देखा गया, जो पीड़ित थे उनको लोगों के पहले ही यहाँ पे नज़दीकी जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया है, जिसमें राजा इरफान और उनके छोटा बेटा, उसको मामूली चोट है, लेकिन राजा को डायरेक्टली टारगेट राजा ही था तो उसको चोट लगी है। और साथ में इसमें जो पुरानी रंजिश सामने आई है, क्योंकि दोनों का इतिहास है और इन दोनों के इतिहास के कारण ही कुछ रंजिश के चलते ही ये कदम जो सोहेल नाम का अपराधी, जिसका नाम अभी प्रकाश में आ रहा है, इसके द्वारा इस घटना को किया गया।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया, जहां बैंक कर्मियों ने मास्क पहनकर काला बैच लगाकर लंच टाइम में प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में भर्ती प्रक्रिया में सुधार, पेंशन फंड विकल्प और इंटर सर्कल ट्रांसफर की सुविधा शामिल है। इसके साथ ही संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर 25 और 26 मई को अखिल भारतीय हड़ताल की जाएगी। वहीं हड़ताल की स्थिति में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है, जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। वहीं कानपुर में कपड़ा व्यापारी विजय चौरसिया की हत्या के बाद व्यापारियों और चौरसिया समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के साथ चौरसिया समाज ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च सिरकी माहौल स्थित विजय चौरसिया के आवास से शुरू होकर बड़ा चौराहा तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम अमित चौरसिया है। आदरणीय विजय चौरसिया जी हमारे सामाजिक भाई हैं थे, जिनकी निर्मम हत्या की गई। वो व्यापारिक थे। हमारा चौरसिया समाज बहुत ही सब कमजोर है और हम मुख्यमंत्री जो प्रदेश के रक्षक हैं उनसे हम मांग करते हैं कि ऐसे कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जाए और उनके परिवार में जो भी अग्नेयास्त्र लाइसेंस दिए हैं उन्हें निरस्त करके उन असलों को निरस्त किया जाए और उन्हें ताकि हम लोगों को हमारे परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और मेरे भाई विजय चौरसिया की निर्मम हत्या कर दी गई थी 8 तारीख को। उसके विरोध में पुलिस ने उसके विरोध में ही कैंडल मार्च निकाला गया है। 3-4 दिन से पुलिस के पास जा रहे हैं, कोई सुनिश्चित जवाब नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से ही आज ये कैंडल मार्च व्यापारियों के द्वारा और परिवारों और मित्रों के द्वारा निकाला गया है। हम ये मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसको फांसी की सजा मिले और ये सुनिश्चित प्रशासन कराए कि हमारी भी जान माल का आगे उसे सुरक्षा दी जाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।